Hello everyone and welcome back. As promised in the last class और मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रॉमिस किया था that today I will be recording a lecture of Indian polity. देखिए आप लोग को भी ये वाली बात पता है, मुझे भी ये वाली बात पता है that टाइम का सबके पास कंस्ट्रेंट्स है, सबको लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट्स, इंग्लिश, जीएस सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बहुत सारे लोग पीवाईक्यूज भी लगा रहे होंगे, फॉर्मूले रट रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग पे ज़्यादा उतना ही बस आप लोड डालें जितना वो आप हैंडल कर सकते हैं। ओवर बर्डन मत करिए अपने दिमाग को, ठीक है। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कोशिश ये करिएगा कि पेपर में वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप गलत करके ना आए। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं और जो आपसे मिस हो रही हैं, है ना, उसमें फोमो मत पैदा करिए। यू नो व्हाट इज फोमो? आप तो जनरेशन जेड है, जेन जी हैं आप, फोमो तो आपको पता होगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट मत करिएगा उसमें। नहीं आता कोई बात नहीं, उसको बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो आते हैं उन्हीं पे टाइम लगेंगे, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं अभी, ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम से जस्ट एक दो दिन पहले और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप सीरियस एस्पिरेंट ही होंगे। अगर आप पेपर देखते हो और आपको पेपर में देख के लगता है कि यार ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे या फिर पेपर टफ है, तो अपने ऊपर यकीन रखना कि पेपर टफ है। ये मत सोचना कि सिर्फ तुमसे ही नहीं हो रहे हैं सवाल। तुमने बहुत पढ़ाई करी है, तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है, तुम्हें एटलीस्ट इतनी तो तुमने पढ़ाई करी है कि तुम पेपर देख के ये बता पाओ, क्वेश्चन देख के ये बता पाओ कि वो क्वेश्चन टफ है या नहीं, वो पेपर ईजी है, मॉडरेट है या टफ है। इतना तो बता सकते हैं ना आप लोग। तो अगर आपको लगे देखकर कि क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, टफ है, तो उसको टफ ही मानना। ये मत सोचना कि वो तुमसे नहीं हो रहा है, तो बेसिकली किसी से भी नहीं हो रहा होगा, है ना। टफ क्वेश्चंस मेरिट डिसाइड नहीं करते हैं। टफ क्वेश्चंस मेरिट डिसाइड नहीं करते हैं। मेरिट वो क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं जो इजी होते हैं लेकिन तुम गलत करके आते हो। टफ क्वेश्चन हर कोई गलत करके आता है, इजी तुम गलत अगर करके आओगे तो तुम मेरिट से बाहर हो जाओगे, ठीक। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इंडियन पॉलिटी के बारे में रहने वाली है। मैं आपको बहुत ज्यादा अगड़म झगड़म नहीं पढ़ाने वाला हूँ इसमें। पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेट, जो फैक्ट है वो फैक्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा के मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जस्ट उसी पे ध्यान दें जितना हमारे पेपर के लिए रेलेवेंट है, ठीक। तो आज की क्लास है भारत की राज्य व्यवस्था, मींस इंडियन पॉलिटी। अब मैं आपको बता देता हूँ पहले ही क्लास शुरू होने से पहले कि इंडियन पॉलिटी में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमको खास करके ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे कि देखो, एक है हमारा टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में से डायरेक्ट फैक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई, उसका पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था, उसका पहला परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर थे, कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, यूनियन कमेटी का कौन चेयरमैन था, एक्सेट्रा, है ना। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स का कौन चेयरमैन था, ये सब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया। फिर कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स से सवाल आते ही आते हैं। जब भी पॉलिटी से सवाल आता है, फंडामेंटल राइट्स से सवाल आता है। इसी के आगे मैं जोड़ देता हूँ डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ से सवाल आता है। सिटीजनशिप भी एक टॉपिक है, वो मैंने मेंशन नहीं करा है। फिर आपका सवाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दी स्टेट से आता है। प्रेसिडेंट से आ सकता है, गवर्नर से आ सकता है। ये मैं सिर्फ बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा टॉपिक जैसे मैं मेंशन कर देता हूँ बस, सिटीजनशिप जैसे एक टॉपिक है, इससे क्या सवाल आ सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से क्या सवाल आ सकता है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपकी जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ से, ठीक। ये सारे सवाल आते हैं। तो यही सारे टॉपिक हैं, हमको एक बार ठीक से देखने हैं, है ना। छोटे छोटे टॉपिक और भी, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी कौन लगाता है, नेशनल इमरजेंसी कौन लगाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाता है। डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाएंगे, उतनी ही डेप्थ में जाएंगे जितनी डेप्थ में एमबीए की डिमांड है, जितनी जितनी डेप्थ में एमबीए के सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। जो चीज़ें मुझे आपको लिख के एक्सप्लेन करनी है वो मैं लिख के एक्सप्लेन करूंगा, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली आपको नोट से पढ़ा जाऊंगा, ठीक। चलिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है,
व्हाट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखो, वो असेंबली उन लोगों का ग्रोह, असेंबली किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग अगर एक साथ हैं तो उसको असेंबली बोलते हैं, असेंबल होना, है ना। तो उन लोगों का असेंबल होना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले, द पीपल हु आर गोइंग टू राइट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मैंने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया था दैट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ में, अगर इसमें नहीं लिखे हुए हैं। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आया और उसने बात करी कि एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। इस कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ये लोग इकट्ठा हुए हमारा संविधान लिखने के लिए, ठीक है। ऑल दीज पीपल, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दीज पीपल वर इलेक्टेड, इन सबको इलेक्ट करा गया था। ऑल दीज वर इलेक्टेड पीपल, प्लस कुछ नॉमिनेटेड भी थे जो कि प्रिंसली स्टेट से थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब ऐसी स्टेट्स जहाँ पे अभी भी राजाओं का राज था, ब्रिटिशर्स का राज नहीं था। तो पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, इनॉग्रल मीटिंग थी। 211 लोगों ने टोटल इनॉग्रल मीटिंग ज्वाइन करी। क्यों कम क्यों हो गए? बिकॉज मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया था। अब आप ये देखिए दैट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हो रही है, इट इज ऑन दिसंबर 9 1946, विच इज वे बिफोर देन, जब हम लोग आजाद हुए, उससे पहले की बात। डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा, क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर थे, वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट। उसके बाद इलेक्शन होता है, ऑफ द फॉर्मल इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। मैं लिखता चलूंगा कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। वैसे ही जो मैंने पीडीएफ फाइल है आपके, इसमें ज्यादातर फैक्ट्स ही दिए हुए हैं, वही सवाल दिए हुए हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर 2 वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हमारे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। वी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, और कुछ इसमें रह तो नहीं गया। आई गेस इतना काफी है, इससे ज्यादा हम लोग को डिटेल जाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन आ भी गया इसके बाहर तो कोई बात नहीं। की इवेंट्स, की इवेंट्स फॉर एग्जांपल एलिफेंट को चूज किया गया एज द सिंबल। अब आप कहेंगे सर एलिफेंट को सिंबल की तरह क्या चूज किया गया? देखो, अगर ये रेगुलर क्लास चल रही होती तो मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करता कि क्यों एलिफेंट को चूज किया गया, है ना, क्या सिंबल है, क्या एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। बट आप अभी इतना याद रखो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल एलिफेंट था। सर बी.एन. राव जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एस.एन. मुखर्जी को चीफ ड्राफ्ट्समैन चुना गया, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चीफ ड्राफ्ट्समैन जो कि ड्राफ्ट करता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया। अब कितनी इत्तेफाक की बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने लागू नहीं करा तब तक, हमने सिर्फ अडॉप्ट कर लिया, हमने लागू नहीं करा। लागू हमने कब करा? दिस वाज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। अब आप एक बात सोचिए कि हमने जब अपना 26 नवंबर 1949 को लिख लिया था, तो हमने 2 महीने का वेट क्यों किया? ऐसा क्या हुआ कि हमने 2 महीने का वेट किया? इसका रीजन ये है दैट 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 एक बहुत हिस्टोरिक डेट है। ये वो डेट है जिसमें सबसे पहली बार हम लोगों ने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था। पूर्ण स्वराज का स्लोगन, पूर्ण स्वराज का ऑब्जेक्टिव कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था। पहली बार भारत का झंडा डिजाइन हुआ था और लहराया गया था 26 जनवरी 1930 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। इसी बात को, उसी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, और इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी 2 महीने बाद इनेक्ट करा। अब कई बार ये कहा जाता है दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसके बहुत सारे प्रोविजंस बोरोड हैं, हमने जगह जगह से प्रोविजंस बोरो करे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बोरोड इसलिए है बिकॉज हमसे पहले बहुत सारी कंट्रीज आज़ाद हो गई थी, हमसे पहले बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी भी बन चुकी थी, और हमें अपनी कंट्री के लिए एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था। तो हमने कोशिश करी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड हैं उनको हम अडॉप्ट करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस कि अगर हमें कहीं के फंडामेंटल राइट्स अच्छे लग रहे हैं तो हम वो ले लें, कहीं की फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी लग रही हैं तो हम वो ले लें, कहीं के डीपीएसपीज अच्छे लग रहे हैं तो ले लें, कहीं के जुडिशरी का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो अडॉप्ट कर लें। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आज़ादी से पहले इंडिया में आया था, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली।
फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, गवर्नर के ऑफिस, गवर्नर भी होगा एक, गवर्नर्स ऑफिस मतलब देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, उसके प्रोविजंस हमने 1935 से लिए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट होगा मतलब एक्सक्लूसिव, और सबसे ऊंची जो क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इट विल बी पार्लियामेंट। रूल ऑफ लॉ होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगी, सिंगल सिटीजनशिप माने दैट इंडिया में वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली एंड नोबडी एंड नोवेयर एल्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप चले जाएं यूएसए में, तो यूएसए में आप ये सोचिए कि अ, उसमें आप यूएसए के भी सिटीजन होते हैं और साथ में आप किसी स्टेट के भी सिटीजन होते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। हमने कैबिनेट सिस्टम चूज किया कि हमारी गवर्नमेंट होती है, उसमें कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया, बहुत बार आ चुका है सवाल। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, ये भी हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। इन प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा, इम्पीच करा जाएगा, ये भी हमने यहाँ से लिया। जुडिशियल रिव्यू भी यहाँ से लिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ से प्रियम्बल भी हमने यहीं से लिया, है ना, प्रियम्बल भी हमने यहीं से लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डीपीएसपीज। अब आप बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर डीपीएसपीज क्या होते हैं। डीपीएसपीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब आएंगे आगे तो पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली। अब आप देखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली, है ना, आप जरा एक बार चेक करिए अब ऑनलाइन जल्दी से। अब आप लेक्चर देख रहे हैं, इस लेक्चर के बीच में ही चेक करिए आप कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे ली। दिस इज जस्ट टू एंगेज यू पीपल, ठीक। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखनी, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज हम लोगों ने ली। अब उसके बाद हमारा जो नेशनल फ्लैग था, आप डेट मत याद करो कि कब अडॉप्ट हुआ, आपको जरूरत नहीं है डेट याद करने की, आप सिर्फ इतना याद रखो दैट पिंगाली वेंकैया ने हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था। हमारा नेशनल एम्बलम जो था वो हमने सारनाथ लॉइन चूज किया, सिंबलाइजिंग करता है वो इंडिया की एंशिएंट हेरिटेज को। नेशनल एंथम जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, आनंद मठ में से लिया गया है। ये वाले क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर में भी कवर किए थे। क्यों कवर अप किए थे, बिकॉज इस साल वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो मतलब 1875 1875 में कंपोज हुआ था। नेशनल फ्लावर इज लोटस, ट्री बैनियान ट्री, एनिमल टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, फ्रूट मैंगो, रिवर इज गंगा, बर्ड इज पीकॉक, एक्वेटिक एनिमल इज डॉल्फिन, एंड देयर इज नो नेशनल स्पोर्ट। हमारा कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है, ठीक, देयर इज नो नेशनल स्पोर्ट। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात आती है प्रियम्बल की। प्रियम्बल इज बेसिकली जस्ट लाइक द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आप, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, हमने उसमें सारी मैक्सिमम पॉसिबल चीजें लिख दी ताकि कहीं भी कोई शक शुबा की गुंजाइश ना रह जाए कि क्या इसका मतलब ये था, क्या उसका मतलब वो था, ऐसा कुछ ना रह जाए। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। फॉर एग्जांपल कल आप किसी कंट्री में जाते हैं या फिर कोई फॉरेनर आपसे आके पूछता है दैट हाउ डज इंडियन पॉलिटी लुक्स, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लुक्स, हमारा संविधान कैसा दिखता है, हमारा देश कैसा दिखता है, तो आप क्या उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी मोटा वॉल्यूम लेके जाओगे, नहीं। उसके लिए हमने एक प्रियम्बल तैयार करा। ये प्रियम्बल जो था बेसिकली ये समरी है, जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फर्स्ट पेज है ये उसका प्रेफेस है, उसका प्रियम्बल है, उसकी समरी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि हम इंडिया के पीपल हैं। हम डिक्लेयर करते हैं दैट इंडिया इज अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम इंश्योर करते हैं कि हर किसी को हम इक्वलिटी देंगे, कैसी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हम हर किसी को जस्टिस देंगे, सॉरी जस्टिस देंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना, और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम सबको क्या बोलते हैं, वर्ड निकल रहा है ध्यान से, हाँ, वी विल मेंटेन द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट इसमें है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड्स आए। अब जब ये प्रियम्बल लिख के तैयार हो गया तो एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रियम्बल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखने के बाद लिखा गया। जाहिर सी बात है समरी बाद में ही लिखी जाती है। तो फिर ये हुआ, क्या ये प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक क्वेश्चन ये आया कि क्या प्रियम्बल को अमेंड करा जा सकता है? अमेंड का मतलब क्या होता है? टू चेंज, इसमें से कुछ हटाना, कुछ ऐड करना, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। यस, तो आंसर इसका यस है। हाँ, प्रियम्बल को अमेंड करा जा सकता है एंड इट हैज बीन डन इन द पास्ट ऑल्सो। जब हमारा प्रियम्बल बन के तैयार हुआ तो उसमें 3 वर्ड्स नहीं थे, वो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो क्या हम सोशलिस्ट नहीं थे? सोशलिस्ट का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, बेसिकली ऐसे लोग जो खुद
जो लोग अमीर हैं, केपेबल हैं, वो तो कुछ कर सकते हैं खुद अचीव, जो नहीं कर सकते हैं उन्हें सरकार सपोर्ट करेगी। एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट होगी। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है वो कंट्री जिसके लिए सारे धर्म समान होते हैं। सेक्युलर का मतलब ये भी होता है कि ऐसी कंट्री जिसके लिए कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म से परे होती है, सेक्लूडेड फ्रॉम द रिलीजन। तो क्या हम लोगों ने जब ये बाद में वर्ड्स ऐड करे, सोशलिस्ट बाद में ऐड करा, सेक्युलर बाद में ऐड करा, इंटीग्रिटी बाद में ऐड करा, तो क्या ये वर्ड्स ऐड करने से पहले क्या हम सोशलिस्ट या सेक्युलर नहीं थे? क्या हमारे देश में इंटीग्रिटी नहीं थी? नहीं थी। हम अपनी समरी में लिखना भूल गए थे, बस ये बात हमने बाद में समरी में ऐड कर दी। कैसे ऐड करी? हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा, 42वां संवैधानिक संशोधन किया हमने, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें हम लोगों ने लिखा कि हमने 3 वर्ड्स नए ऐड करें, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। 3 वर्ड्स हमने बाद में ऐड करे। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, मीनिंग इट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉज। मतलब ये बोल रहा है कि प्रियम्बल हमारा नॉन जस्टिशिएबल है, माने कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रियम्बल में मैंने कोई बात लिख दी, फॉर एग्जाम्पल, अब बिल्कुल ध्यान सुनना यार, ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें जस्टिशिएबल नॉन जस्टिशिएबल में। ध्यान सुनना, सपोज करो ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी हुई है कि हम लोग सेक्युलर है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम लोग सेक्युलर है। और अगर मेरा देश कल को, मेरी गवर्नमेंट कोई ऐसी हरकत करती है जिससे मुझे लगता है कि यार ये तो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट? मैं बिल्कुल कोर्ट में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस्टिशिएबल है ना, मैं इससे जस्टिस मांग सकता हूँ। अब सेम बात हमारे प्रियम्बल में भी लिखी हुई है कि हम सेक्युलर हैं। तो देखो, तुम प्रियम्बल लेके नहीं जा सकते कोर्ट में कि सर देखो प्रियम्बल में तो लिखा है हम सेक्युलर हैं। आप प्रियम्बल मत दिखाओ, आप ये दिखाओ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिखा है, इसी वजह से तो समरी में सेक्युलर आया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिखा है, इसी वजह से तो प्रियम्बल माने समरी जो है हमारी, उसमें सेक्युलर लिखा है। जस्ट बिकॉज प्रियम्बल में सेक्युलर लिखा है, क्या हम इसलिए सेक्युलर है? नहीं, हम सेक्युलर पहले थे क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हम सेक्युलर है, बाद में वो चीज हमने अपने प्रियम्बल में लिखी। तो आप प्रियम्बल लेके कोर्ट नहीं जा सकते कि सर देखो प्रियम्बल में तो ये लिखा था, तो मुझे ये नहीं दे रही मेरी गवर्नमेंट। नहीं, इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। हाँ, संविधान में अगर वाली बात लिखी है तो आप जरूर लेके जा सकते हैं। आप सोचोगे सर तो प्रियम्बल में भी तो वही लिखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप प्रियम्बल लेके नहीं जा सकते कोर्ट में कि सर देखो प्रियम्बल में तो ये लिखा है। आप संविधान लेके जाओ, आर्टिकल 25 लेके जाओ, जिसमें लिखा हुआ है दैट ऑल दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हाँ, दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू ऑफ कंसाइंस, टू प्रोफेस, टू प्रैक्टिस, टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन, है ना, सारी चीज उसमें लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, प्रियम्बल हो गया हमारा। अब एक है दैट प्रियम्बल ऑफ इंडिया जो था, इसके में पूरा लिखा हुआ है दैट वी द पीपल से शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to give its all citizens justice social economic political equality of opportunity and status, ये सारी चीजें लिखी हुई है। और एंड में लिखा हुआ है ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 we hereby adopt this constitution and give it to, मतलब आज हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा और दिया, किसे दिया? अब ये क्वेश्चन में एग्जाम में गलत करके आ चुका हूँ, इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है। यहाँ पे लिखा कि हम भारत के लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तमाम बातें, और आज 26 तारीख को हम ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? टू द पीपल ऑफ इंडिया? नहीं, टू आवरसेल्व्स। क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? द पीपल ऑफ इंडिया को। पीपल ऑफ इंडिया ने, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने लिखा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा प्रियम्बल लिखा और खुद को ही गिफ्ट कर लिया, तो हमारा ही हो गया ये आज से कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जनता को नहीं दे दिया गिफ्ट करके। जनता के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हम। तो बेसिकली हमने खुद को दे दिया, तो मतलब जनता को दे दिया। एंड में ये वाली लाइन लिखी हुई है, एंड वी हियर बाय गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स, हमने खुद को दे दिया, बात ध्यान रखना, ठीक। अब देखो सिटीजनशिप प्रोविजंस पे आते हैं। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट नागरिकता पे जो कानून बनाने की अथॉरिटी है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स कोई कानून नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है कोई भी कानून बनाने का। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सिटीजनशिप, ठीक है साहब। अब इंडिया सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है दैट वी द पीपल ऑफ, मतलब हम जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम सिर्फ इंडिया के सिटीजन है, वी आर नॉट सिटीजन ऑफ एनी
state per se. For example, we are not citizen of UP and Bihar, we are just citizen of India. ठीक, कहा जाता है इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, मतलब इंडिया को आप नहीं तोड़ सकते, हाँ आप स्टेट्स तोड़ के नई नई इधर से उधर कोई नई स्टेट बना लो, कोई पुरानी स्टेट बना लो, ये सारी चीजें आप कर सकते। अब क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से है, सॉरी, क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से है कि इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका लिखा हुआ है यहाँ पे बाई बर्थ। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में पैदा हो जाते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स इंडियन नहीं है बट आप इंडिया में पैदा हो जाते हो, तो बाई बर्थ आप इंडियन सिटीजन हो गए। ये सिटीजनशिप यूएसए भी देता है कि आप बाई बर्थ सिटीजन हो। इनफैक्ट यूएसए में तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वही बन सकता है जो बाई बर्थ यूएसए का सिटीजन हो, है ना। अगर कोई बाद में माइग्रेट होकर आ गया और उसने यूएस की सिटीजनशिप ले ली तो वो नहीं बन सकता। बाई बर्थ हो गया, फिर दूसरा हो गया बाई डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है कि आप के पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, आप नहीं हो इंडियन, मतलब आप कहीं बाहर पैदा हुए या आप इंडिया में ही पैदा हुए या लेट्स से किसी और कंट्री में पैदा हुए, तो आप कहोगे कि देखो भाई मैं फॉर एग्जांपल अफ्रीका में पैदा हुआ लेकिन मेरे पेरेंट्स तो इंडियन है ना, तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। तो बाई डिसेंट मतलब जो जनरेशन से चली हुई आ रही है कि मेरे पेरेंट्स भी इंडियन और मैं भी इंडियन। उसके बाद आता है बाई रजिस्ट्रेशन और एंड नेचुरलाइजेशन, प्लस अलग अलग है, सेम चीज नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट यू आर लिविंग इन इंडिया सिंस वेरी लॉन्ग, आप 11-12 साल से इंडिया में रह रहे हो, जो क्राइटेरिया कम करके थोड़ा 7 साल कर दिया गया है फॉर मैनी कम्युनिटीज, मैनी रिलीजियस कम्युनिटीज। तो आप 11-12 साल से इंडिया में रह रहे हो, आपका व्यवहार एकदम अच्छा है, आपने कोई ऐसे गलत काम नहीं करा और आपने इनफैक्ट कंट्रीब्यूट करा है किसी साइंस की फील्ड में, आर्ट लिटरेचर मूवीज की फील्ड में आपने कंट्रीब्यूट करा है, तो आप अप्लाई करके रजिस्टर करके अप्लाई करके सिटीजनशिप ले सकते हो। अक्षय कुमार का अगर आप एग्जाम्पल देखें या फिर आप एग्जाम्पल देखें अदनान सामी का, इन सब लोगों ने बाई रजिस्ट्रेशन ही इंडिया की सिटीजनशिप ली है। बाई नेचुरलाइजेशन का भी मतलब लगभग सेम ही होता है। नेचुरलाइज का मतलब होता है आप इतने साल से इंडिया में रह रहे हो दैट आप अब नेचुरलाइज इंडियन सिटीजन हो गए हो, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करके ले सकते हो। और एक होता है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब आज इंडिया ऐसा है हमारा पूरा, मतलब तो मैप बनाने में भी डर लगता है कि भाई थोड़ा बहुत गलत बन गया तो कहेंगे इंडिया का मैप गलत बना दिया, है ना। बेसिक बेसिक मैप बना रहा हूँ। बहुत खराब मैप है, आई नो, माफ कर दीजिएगा, है ना। अब सपोज करो ये इंडिया है, अब इंडिया के पास कोई टेरिटरी, मैं इसलिए ये बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई टेरिटरी है ही नहीं। सपोज करो यहाँ पे कोई टेरिटरी थी, यहाँ पे कोई देश था और इंडिया ने ये देश को एक्वायर कर लिया, मतलब किसी तरीके से जंग हुई या कुछ भी हुआ, इंडिया ने इसको अपना पार्ट बना लिया। अब ये जितने भी सिटीजन हो जाएंगे ये भी सारे के सारे इंडियन सिटीजन कहलाएंगे आज से, है ना। तो 5 तरीके से सिटीजनशिप हम लोग ले सकते हैं, 5 याद रखो, वर्ड याद रखो, बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। 5 तरीके से ले सकते हैं। जाने के 3 तरीके हैं, आप सिटीजनशिप 3 तरीके से जा सकते हैं, है ना। सिटीजनशिप कैसे जा सकती है कि आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। इंडिया में आप सिर्फ एक टाइम पे इंडिया के ही सिटीजन रह सकते हो और किसी कंट्री के सिटीजन नहीं रह सकते। इसके अलावा आपने अगर फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप पा ली थी तो आपकी सिटीजनशिप सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है। और आखिरी तरीका है टर्मिनेशन, ठीक है, कि आपने खुद से छोड़ दी, टर्मिनेट कर दी। तो 3 हो गए, रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेरिवेशन। तो आप इतना याद रखो, बेसिकली पहले तो आप इतना याद रखो 5 तरीके से मिल सकती है, 3 तरीके से सिटीजनशिप जा सकती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर अगला टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है, फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग थोड़ा ठहर के पढ़ेंगे, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल नाम में ही लिखा है दैट दीज आर फंडामेंटल, मौलिक अधिकार हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक है। अगर ये अधिकार नहीं हुए, अगर ये अधिकार नहीं हुए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फंडामेंटल राइट्स, कभी कभी तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि अगर आप अपना पूरा का पूरा संविधान, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जला दें और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे छोड़ दें तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही अच्छा रहेगा जितना आपका। और अगर आप अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रखा रहने दें और उसमें से फंडामेंटल राइट्स हटा दें तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा खराब, है ना। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल कहने का मतलब ही है दैट दीज आर बेसिक। किस चीज़ के लिए बेसिक है बॉस?
these are basic for your survival, these are basic for your existence, for your development. अगर मैं ये सारे राइट्स आपसे छीन लूँ तो the case is lost, खत्म कहानी है ना, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी. these are basics. एक सेकेंड. ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स. हाँ, तो कुछ इसमें चीजें बताता हूँ मैं आपको. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो दैट दीज आर बोरोड फ्रॉम, these have been borrowed, these have been borrowed from the Constitution of United States of America. ये हमने यूएसए से बोरो करे. ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक है? these are from आर्टिकल, सॉरी, these are from आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है. बिल्कुल ध्यान से ये वाली बात याद रखिएगा. और एक सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत सारे पार्ट्स हैं. पार्ट्स माने एक यूनिट मान लीजिए आप इनको, जैसे किताबों में यूनिट होती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ऐसी यूनिट्स. सो दीज आर फ्रॉम विच यूनिट, फ्रॉम विच पार्ट? दीज आर फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये पार्ट 3 में लिखे. आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं दैट अगर इमरजेंसी भी हम लगा दें देश में, अगर हम इमरजेंसी भी देश में लगा दें तो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट टू. ड्यूरिंग इमरजेंसी 2 फंडामेंटल राइट नहीं हमारे वायलेट होते हैं. आर्टिकल 20 नहीं छिनता है हमसे और आर्टिकल 21 नहीं छिनता है. आपने सुना होगा कि इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट, मतलब फंडामेंटल राइट्स हटा लिए जाते हैं. 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी में भी नहीं छीने जा सकते, वो है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द डायरेक्ट प्रोटेक्टर, गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट. आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके की आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो, आप पहले लोअर कोर्ट जाते हो, फिर हाई कोर्ट जाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो, है ना. एक लेडर है इंटीग्रेटेड जुडिशरी इंडिया की. लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, है ना. ये सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है. कुछ मुझसे इसमें मिस तो नहीं हो रहा है? आई होप. मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ अगर मिस हो रहा हो. अब हाँ, इसमें मुझसे कुछ ऐसा मिस नहीं हो रहा है. ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. अब हम लोग को क्या करना है आगे? अब मैं आप लोगों को आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ाऊंगा. हम लोग शुरुआत के आर्टिकल और आखिर के नहीं पढ़ते, मतलब 12-13 नहीं पढ़ेंगे हम, और 33, 34, 35 नहीं पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे. मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारे, लेकिन मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है. 14 इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा. जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए बस, है ना. तो हम लोग एक काम करते हैं, बेसिकली आर्टिकल बाय आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे. जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको मार्क करवाता रहूंगा साथ साथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 की देखो क्या बोल रहा है. आर्टिकल 14 से 18 तक जितने आर्टिकल हैं, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16, 17, 18, ये सारे के सारे आर्टिकल दे टॉक अबाउट इक्वलिटी. ये सब के सब राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं. इसमें से खास क्या पढ़ना है हमको? देखो, जो आर्टिकल इक्वलिटी कहता है कि बिफोर द लॉ एवरीवन इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, सो इंश्योर करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. अब इक्वलिटी बिफोर द लॉ का तो सीधा सीधा मतलब है दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ. इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब है कि लॉ सबको बराबर से प्रोटेक्ट करेगा. क्या मतलब है कि लॉ सबको बराबर से प्रोटेक्ट करेगा? सबको बराबर से प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि क्या सभी लोगों को बराबर की प्रोटेक्शन चाहिए? नहीं. सपोज करो एक इंसान है जो कि किसी भी टर्म्स में कमजोर है बाकी और लोगों से, तो क्या उसको जो प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं है? बिल्कुल, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए. यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है ऑफ रिजर्वेशन, कि इक्वलिटी तो है, लेकिन इक्वलिटी बिफोर द लॉ तो है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ भी होना चाहिए, कि जो इंसान कमजोर है उसको लॉ थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा.
आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आप किसी भी इंसान को इन सारे पैरामीटर्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है, ठीक है, नॉर्मल कोई टैंक है, बाथिंग प्लेस है, कोई घाट है, कोई पब्लिक पार्क है, या फिर और भी कोई चीज़ है जहाँ पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करा जा सकता है, वहाँ पे आप इस बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 यस दे आर इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेसिकली सरकारी नौकरी। तो जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलेगी, है ना, या फिर सरकारी नौकरी निकलेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो एक आईएएस की नौकरी हो या बहुत छोटी नौकरी हो, वहां पे आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। आप किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या डिसेंट के बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। क्राइटेरिया पढ़ लेना, यहाँ पे 5 क्राइटेरिया है, यहाँ पे 6 क्राइटेरिया है, ध्यान से देख लेना इस वाली बात को, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 17 बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, कि किसी के भी साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करी जाएगी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, प्रैक्टिस नहीं करा जाएगा। और आर्टिकल 18 बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जो आपने देखा होगा अपने नाम के आगे कुछ लोग सूबेदार, राय बहादुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइटल्स लगा लेते हैं। वो टाइटल्स एक्चुअली कोई एकेडमिक टाइटल तो है नहीं, कोई डॉक्टर इंजीनियर का टाइटल तो है नहीं, एडवोकेट का टाइटल तो है नहीं, पद्मश्री पद्म भूषण तो नहीं है। वो टाइटल आपने खुद अज्यूम कर लिया या आपको किसी ने वो टाइटल दे दिया, तो वो टाइटल आपके बीच में और बाकी लोगों के बीच में अनइक्वलिटी क्रिएट करता है ना, एक स्टेटस ऑफ अनइक्वलिटी होती है। और हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी की। तो अगर आपको सबको बराबर रखना है, सबको इक्वल रखना है, तो फिर आपने ये आपको टाइटल्स हटाने पड़ेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें से आप अगर मुझसे पूछे कि सर याद कौन सा मैं रखूं इंपॉर्टेंट, तो आप ये याद रखिए, ये याद रखिए और ये याद रखिए। इनफैक्ट आप ये भी हटा सकते हैं, सिर्फ आप 2 याद रखिए, 14 एंड 17। मैं 1 मिनट ग्रुप में मैसेज डालता हूँ। मेरे पास कुछ करंट अफेयर्स के वो भी हैं, सॉरी कुछ मेरे पास पॉलिटी के एमसीक्यूज भी हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, अगर वो मुझे मिल गए तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक। उसके बाद आता है आपका राइट टू फ्रीडम। इसमें देखो ये पीवाईक्यू पूछ चुका है आर्टिकल 19 के ऊपर। आर्टिकल 19 हमें 6 तरीके का राइट देता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम है हमारे पास। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब कि मैं बोल के, बैनर लगा के, यूट्यूब पे वीडियो बना के, चीख कर, माइक पकड़ के, चिल्ला के, चौराहे पे खड़े होकर, ट्विटर पे कुछ लिख के, इंस्टाग्राम पे कुछ लिख के, फेसबुक पे कुछ लिख के, व्हाट्सएप पे कुछ लिख के, किसी भी तरीके से अपनी एक्सप्रेशन, अपनी स्पीच को जाहिर कर सकता हूँ, अपने थॉट को आगे बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ बोलें जिससे आप सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर दें। मतलब आपका अगर ये यू आर दिस पर्सन और ये आपकी लिमिट है कि भाई आप जो हो, ये आपका लिमिट है कि इतना आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद किसी और की लिमिट शुरू हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक नॉर्मल इंसान हो और आप खुद तो बोल रहे हो और इतना बोल रहे हो कि आपने सामने वाले की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी खा गए। आप आपने यही नहीं सोचा कि उसको भी कोई चीज़ बुरी लग सकती है, नहीं। तो आपको ये वाली चीज़ सोचनी पड़ेगी। आर्टिकल 19 6 तरीके की फ्रीडम देता है हमको। इस पर सवाल भी आ चुका है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने की, असेंबली की, कि आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली, उससे बस पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपना कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, कोई क्लास की यूनियन बना सकते हैं, सब एसोसिएशन बना सकते हैं। आप पूरे देश में कहीं भी मूव कर सकते हैं, इंटरनली इंटरनली आप पूरे देश में कहीं मूव कर सकते हैं। ये इसलिए इसमें ऐड करा गया ताकि लोगों को कभी ये फील ना हो कि इंडिया कोई अलग अलग कंट्री है। मतलब इंडिया एक डिफरेंशिएटेड कंट्री नहीं है, इंडिया एक कॉमन कंट्री है। आप उसमें कहीं भी मूव कर सकते हैं, रेसिडेंस आप कहीं भी रह सकते हैं, बस ये नहीं है कि आप दूसरे घर में जाके रहने लगे। और आप प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप बॉम्ब बनाने बैठ जाएंगे। तो भाई कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें कोई डिग्री की जरूरत होती है, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो सरकार जिनको मना कर देती है कि आप ये प्रोफेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, सरकार थोड़ी परमिशन दे देगी। तो आपको 6 राइट्स मिलते हैं, ये बस मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप याद रखो। और आप ये भी याद रखो दैट दीज फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, कुछ कंडीशंस में रोक लगाई जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप बोल सकते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। आप असेंबली कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आपने रोड ही बंद कर दिया। आप एसोसिएशन कर सकते हैं लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं आप टेररिस्ट एसोसिएशन बना के बैठ जाएं।
मूवमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसा मूवमेंट नहीं कर सकते कि जिससे किसी और को परेशानी हो। मतलब पूरे देश में आप मूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह मूव मत करो जैसे फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल ट्राइब एरियाज होते हैं। आप शेड्यूल ट्राइब के एरियाज में जाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जब कभी लेह लद्दाख जाओगे तो देखना वहाँ पे ILP लेना पड़ता है ना, इनर लाइन परमिट, उसके बिना नहीं घूम सकते। तो क्या वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे एक रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वहाँ पे आपको शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना है। तो आप पहले परमिशन लो, फिर मूव करो उनके एरिया में। सिमिलरली रेसिडेंस के बारे में, सिमिलरली प्रोफेशन के बारे में भी रिस्ट्रिक्शंस है। फिर बात आती है, देखो, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तुम चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, ये अभी मेरे ख्याल में आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें हमको 3 तरीके के राइट्स मिलते हैं। पहला मिलता है नो पोस्ट फैक्टो लॉ। सुन लो, ताकि तुम ये ना कहो कि सर आपने छुड़वा दिया था। नो पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब आपको किसी भी ऐसे गुनाह के लिए सजा नहीं मिलेगी। सपोज करो कल मैंने चोरी करी और कल तक चोरी कोई क्राइम नहीं था, आज चोरी क्राइम हुआ है। चोरी आज से क्राइम बना है। मैंने चोरी कल करी थी, कल चोरी क्राइम नहीं था, तो मुझे कल की चोरी के लिए आज सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि कल तो चोरी करना क्राइम ही नहीं था। ठीक। नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है कि मुझे मतलब एक गुनाह के लिए, एक मैंने अगर कोई गलती करी उसके लिए मुझे डबल डबल सजा नहीं मिलेगी। पहले इस कोर्ट ने सजा दी थी, फिर उसने भी सजा दी थी। और नो सेल्फ इंक्रिमेशन। नो सेल्फ इंक्रिमेशन का मतलब है कि मुझे अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं करा जाएगा। मतलब मुझे अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए फोर्स नहीं करा जाएगा। नो सेल्फ इंक्रिमेशन। फिर ये वाला हो गया। फिर आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखो, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ की बात कर रहा है, तो आप एक सोचो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी लाइफ को या फिर मेरी पर्सनल लिबर्टी को थ्रेट कर रही हैं। तो क्या वो सब आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है? बिल्कुल। अगर कोई मुझे ठीक से सोने नहीं दे रहा है, दिस इज अगेंस्ट माई आर्टिकल 21। अगर कोई मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है, दिस इज अगेंस्ट माई आर्टिकल 21। अगर कोई मेरे घर के सामने कूड़ा फेंक के चला जा रहा है जिससे पोल्यूशन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट माई आर्टिकल 21। अगर कोई पॉल्यूशन हो रहा है इन जनरल देश में, तो भी मैं केस कर सकता हूँ सरकार पे कि मेरी सेहत को असर हो रहा है, जैसे दिल्ली में इतना सारा पॉल्यूशन होता है। तो सिर्फ लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ विद लिबर्टी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि क्लास में मैंने पढ़ाया था एक केस। अभी एक इंसान है, उसने कोर्ट में, आपने देखा होगा, एक फादर है, अभी थोड़े दिन पहले केस आया था। उन्होंने अपने, उनका एक बेटा था जो 10-11 साल से कोमा की हालत में था। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि उसको यूथनेशिया दिया जाए, है ना। यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं ना। यूथनेशिया मीन्स अपनी मर्जी से मरने की इजाजत दी जाए। तो कोर्ट ने अलाउ करा उसको कि आप पैसिव यूथनेशिया दे दो। पैसिव यूथनेशिया मतलब हम उसको मारेंगे नहीं, हम उसको जहर देके ऐसे नहीं मारेंगे, उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो दवाएं चल रही है, वो रोक लो जब तक वो खुद सर्वाइव कर जाए। ठीक है, उसकी डेथ हो जाए तो कोई बात नहीं। क्यों करा गया? क्योंकि यार वो इंसान लाइफ तो जी रहा था। आर्टिकल 21 बोलता है कि सरकार जिम्मेदार है आपकी, कि आपकी लाइफ बचाएगी, लेकिन क्या वो लाइफ डिग्निटी के साथ जी पा रहा था? नहीं जी पा रहा था वो। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि उसके सर्वाइवल के कोई चांस नहीं है, वो इतने साल से कोमा में था, उसको ट्यूब से फीड करा जा रहा था, है ना। तो राइट टू डिग्निटी। इसी तरीके से बाहर मूव करना, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैवल, राइट टू ट्रैवल इंटरनली इंडिया में अगर आपको ट्रैवल करना है तो वो आर्टिकल 19 के अंडर में आता है। लेकिन अगर आपको अब्रॉड मूव करना है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है ट्रैवल अब्रॉड। अगर आपको बाहर जाना है तो कोई भी गवर्नमेंट आपको ऐसे नहीं रोक सकती। हाँ, पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं कभी कभी कुछ मुकदमों में, लेकिन हर बार ऐसे नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 21 ए देखो, ये ए आ रहा है, तुमको लग रहा होगा ए कहाँ से आ गया, अभी तक तो कहीं कहीं पे भी ए नहीं आ रहा था। ए आ रहा है मतलब इसको बाद में जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21 ए बोलता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी, मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के सारे बच्चों को कंपलसरी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी सरकार। ये पहले आर्टिकल 21 ए जो है अलग से ऐड करा गया है, नजर ही आ रहा है, पहले इसका पार्ट नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसे? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में इसको जोड़ा गया और बोला गया कि आज से, बहुत ही ज्यादा खराब राइटिंग आई है मेरी इसमें, ठीक है, बोला गया कि आज से राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। फिर आर्टिकल 22 है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, कि डिटेंशन के केसेस में प्रोटेक्ट करता है। मत याद रखो, बस इतना याद रखना कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो इमरजेंसी के टाइम में भी हमारे वॉयलेट नहीं होते हैं, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। ठीक। आर्टिकल 23 बात करता है कि आप ट्रैफिकिंग रोकेंगे ह्यूमन बींग्स की और फोर्स लेबर।
बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त को रोकेंगे। ठीक। दूसरी चीज, आर्टिकल 24 कहता है कि चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा हजार्डस जॉब्स में। चिल्ड्रन किसको माना जाएगा? 14 साल से जो छोटे बच्चे होंगे, है ना, 14 साल से छोटे बच्चे होंगे, 14 लेस देन 14 ईयर्स ओल्ड, उनको आप फैक्ट्रीज में नहीं डाल सकते। चलिए साहब, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन बहुत बहुत इसमें एक बहुत मजेदार क्या बात है, सॉरी, इसमें 4 आर्टिकल है, आपको सिर्फ 25 वाला एक याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो, इसको स्किप कर सकते हो। आर्टिकल 25 कहता है कि मुझे कंसाइंस, राइट टू कंसाइंस है कि मैं अपने दिल में जो चाहूँ रिलीजन मान सकता हूँ, प्रोफेस कर सकता हूँ अपना रिलीजन, मतलब मैं किसी भी तरीके से हाथ में कड़ा पहन के, सर पे टोपी पहन के, पगड़ी पहन के, किसी भी तरीके से अपना रिलीजन जाहिर कर सकता हूँ, अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, नमाज पढ़ के, मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके, गिरजाघर में जाके, कहीं भी जाके, और अपना रिलीजन प्रोपोगेट भी कर सकता हूँ, फैला भी सकता हूँ। हाँ, फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकता, लेकिन फैला सकता हूँ। ठीक। 26, 27, 28 को छोड़ दो। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, मतलब इंडिया में माइनॉरिटीज को राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज को राइट है कि वो अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी माइनॉरिटीज की बात हो रही है? 2 माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, एक है आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरी है आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक। आर्टिकल 30 बोलता है माइनॉरिटीज को राइट है स्टैब्लिश करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसके बेसिस पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनी है, एएमयू इसी के बेसिस पे बनी है। ठीक। आर्टिकल 31 हमारा जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात किया करता था, लेकिन आर्टिकल 31 को अब रिमूव कर दिया गया है। ध्यान रखना, आर्टिकल 31 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमको नहीं जाना चाहिए। हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा और आर्टिकल 30 को निकाल के खत्म कर दिया। आर्टिकल 32 की बात करते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यही वो आर्टिकल है जिसको B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला। ये आर्टिकल आपको राइट देता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, आप कितने सारे फंडामेंटल राइट है, 14 आर्टिकल 14, 15, 16, 18, 17, 20, कितने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, है ना। अगर वो आर्टिकल वायलेट हो जाए तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और किसी भी चीज में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ आप किस केस में जा सकते हो? अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। इसके अंदर 5 रिट्स आती है, आपने सुना होगा रिट्स। सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी करती है। रिट्स क्या होता है? रिट्स आर बेसिकली रिटन कमांड्स। दीज आर जस्ट रिटन कमांड्स जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। बहुत सारी, 5 है ये बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट के पास 5 है रिट्स। मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कौन कौन सी। हेबियस कॉर्पस, टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है अगर आपने किसी इंसान को इलीगली डिटेन कर लिया है या इलीगली अरेस्ट कर लिया है तो आप नहीं कर सकते, आपको फौरन उसको पेश करना होगा जज के सामने। मैंडमस का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी, कोई भी सरकारी ऑफिसर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो आप उसको मैंडमस जारी कर सकते हो कि काम ठीक से करो अपना। प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिट का मतलब ही होता है रोक देना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई लोअर कोर्ट या छोटा जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ये सारे कोर्ट्स अगर कोई फैसला सुनाने वाले हैं, कोई मुकदमा चल रहा है, फैसला सुनाने वाले हैं और गलत ही फैसला होने वाला है, उसमें कुछ वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा हम फैसला सुनेंगे। सरशोरी का मतलब होता है, सरशरारी का मतलब होता है कि अगर फैसला सुना दिया गया, कोई जुडिशियल फैसला सुना दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि उसमें वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तुम रुक जाओ, हमें दो फैसला, हम सुना। को वारंटो का मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी। को वारंटो सुप्रीम कोर्ट किसी से भी को वारंटो जारी करके पूछ सकता है कि आपने किस अथॉरिटी से ऑफिस अज्यूम कर रखा है, इस ऑफिस में कैसे बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल, कल को जाके मैं डीएम की कोठी में बैठ जाऊँ, डीएम के ऑफिस में बोलूँ आज से मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, डीएम, तो मुझके मेरे खिलाफ को वारंटो जारी हो जाएगी कि भाई किस अथॉरिटी से बैठे हुए हैं आप, कौन सा एग्जाम निकाल कर आए। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, इसी तरीके से डीपीएसपी। पार्ट 4 में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। नाम से ही पता लग रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट जब कोई अपनी पॉलिसी बनाएगा तो स्टेट को डायरेक्ट करा गया है, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि देखो जब भी स्टेट, अरे स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सुनो, जब भी तुम कोई पॉलिसी बनाओगे
तो हम तुम्हें कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही तुम कोई पॉलिसी बनाना। अब देखो फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो फंडामेंटल राइट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट तो सरकार आपको देगी ही देगी, आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं कर सकती। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के कुछ ख्वाब थे, कुछ सपने थे, वो चाहते थे कि हम अपने मतलब देशवासियों को और भी कुछ दें, जैसे अनटचेबिलिटी दी, और अपने राइट टू इक्वलिटी दी, राइट टू रिलीजन दिया, और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट दे दें ना, राइट टू एजुकेशन दे दें। पर क्या हमारे पास उतनी रिसोर्सेज, उतने पैसे, क्या हम उस केपेबल थे कि हम इतना दे पाए? हम इतना केपेबल नहीं थे। तो हमने उन सारी चीजों को हमने उन सारी चीजों को लिख दिया डीपीएसपी के अंदर। ये नोवेल फीचर्स थे। बी आर अम्बेडकर ने कहा था दैट दीज आर द नोवेल फीचर्स। ये हमारे ख्वाब है बेसिकली। हमने कहा आने वाली गवर्नमेंट से बोला हमने कि देखो, जब तुम्हारे पास फ्यूचर में रिसोर्सेज हो, पैसे हो, तब तुम इनको अप्लाई कर देना। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तुम इन्हें अप्लाई कर देना जब तुम्हारे पास पैसे। तो डीपीएसपीज आर नॉन लीगली इन्फोर्सेबल, कि आप इनको लीगली, सपोज करो डीपीएसपी में बात लिखी हुई है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और तुम्हें राइट टू एम्प्लॉयमेंट मतलब हर किसी इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये एक ख्वाब है बेसिकली, ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ये ख्वाब है। आप कोर्ट नहीं जा सकते कि सर इसमें तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट लिखा है, मैं बेरोजगार हूँ। अरे भाई, बेरोजगार हो तुम, रहो, मेहनत करो और जॉब लो। अभी राइट टू एम्प्लॉयमेंट को हमने कोई लॉ नहीं बना दिया, मतलब इसको हमने अप्लाई नहीं कर दिया, अभी तो सिर्फ ख्वाब है। आर्टिकल पार्ट 4 में लिखे हुए हैं, आर्टिकल मत याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो पार्ट 4 में लिखे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में लिखे थे, ये पार्ट 4 में लिखे हुए हैं। ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये हमने लिए कहां से? दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है स्पेनिश, इससे कंफ्यूज मत होना। दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली नहीं थी। बाद में हमको रियलाइज हुआ कि हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी तो बहुत दे दिए लोगों को, सिटीजन्स के भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए टुवर्ड्स दी कंट्री। तो हमने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड। उनकी हमने कमेटी बनाई, स्वरण सिंह कमेटी, और उनसे बोला कि आप हमको रिकमेंड करो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो इंस्पिरेशन है, स्वरण सिंह कमेटी ने यूएसएसआर से लिया, जो आज का बेसिकली रशिया है, वहां से हमने लिया इसका रिकमेंडेशन, इसका इंस्पिरेशन। और स्वरण सिंह साहब ने टोटल, इनकी कमेटी ने हमको 10 ड्यूटीज रिकमेंड करी। कहाँ पे लिखा हुआ है? दे वर एडेड टू द, अच्छा ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बता रहा हूँ। 10 ड्यूटीज ऐड करी। यहाँ पे 11 लिखा है, वो 11 क्यों लिखा है मैं बता रहा हूँ। टोटल 10 ड्यूटीज ऐड करी गई। अब भाई जब ड्यूटीज ऐड हो रही हैं तो किसी ना किसी अमेंडमेंट से ही ऐड होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो वो अमेंडमेंट था 42nd। आप सोचोगे सर 42nd से तो हमने प्रीएम्बल भी चेंज करा था, 42nd से हमने ड्यूटीज भी ऐड कर दी, 42nd से हमने क्या क्या करा है? हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस करे हैं। इसी वजह से इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि हमने इसको बहुत सारे चेंजेस कर दिए, ये वाला संवैधानिक संशोधन करके, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। फिर 1976 में हमने 10 ड्यूटी ऐड कर दी थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बाद में हमको रियलाइज हुआ कि हमें एक ड्यूटी और ऐड करनी है, तो हमने एक 11th ड्यूटी ऐड करी, जिसमें हमने लिखा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन, मतलब स्कूल भेजो उनको पढ़ने के लिए, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए दैट ओरिजिनली कितनी थी ड्यूटीज, तो भाई देखो, ओरिजिनली तो ड्यूटीज 10 थी। ठीक है, ओरिजिनली ड्यूटीज 10 थी। अभी कितनी है करंटली देयर आर 11 ड्यूटीज। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़वा देता हूँ, देख लो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया ले लो, सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया ले लो। जैसे कि बाई टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना है, रिस्पेक्ट करनी है नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी है। इजी बात है। जो हमारे नोबेल आइडियल्स थे, जिन्होंने इंस्पायर करा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को, उनकी रिस्पेक्ट करना है, फॉलो करना है। देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाना है। जब भी देश को जरूरत पड़े हमें अपनी सर्विस में तत्पर हाजिर रहना है। एक ब्रदरहुड की कॉमन स्पिरिट को मेंटेन करके रखना है सारे इंडियंस को, है ना। और वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। हमारे देश का जो रिच हेरिटेज है, जो बिल्डिंग्स है, उन सबको प्रोटेक्ट करना है। नेशनल एनवायरनमेंट है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, वाइल्ड लाइफ हो,
इसको भी प्रोटेक्ट करना है। एक साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करना है, स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म एंड इंक्वायरी, मतलब आप अंधविश्वासों में ना पड़े, आप एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें अपने दिमाग में। मतलब हर स्फीयर ऑफ लाइफ में यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स एक्सीलेंस। अगर आपका लाइफ में कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ना है। और आखिरी वाली जो 11th वाली हमने ऐड करी थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब देखो तुम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें एक चीज बता रहा हूँ। हमने दो काम करे। हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब करा 2002 में, इससे हमने दो काम करे। एक तो हमने इसमें 21A आर्टिकल जोड़ा, जो क्या बोलता है, जो बोलता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है फॉर 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे। और इसी में हमने ऐड करा एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी, इसी वाले से हमने ऐड करा 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो बोल रही है भाई पेरेंट्स से कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी है आपकी, एजुकेशन प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एक सॉरी, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सरकार जो चुनी जाती है वो पार्लियामेंट से चुनी जाती है। माने सरकार पार्लियामेंट से चुनने का क्या मतलब है? सरकार पार्लियामेंट से चुनने का मतलब है कि आपको पता ही कि आपका ये पार्लियामेंट है ना? पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, एक हाउस का नाम है लोकसभा, सॉरी, एक हाउस का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। एक और पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का, ध्यान रखना, पार्ट है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो हमारा लोकसभा है, अगर मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करूं, अगर ये जो हमारी लोकसभा है इसमें दो हाउसेज हैं, सॉरी पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, है ना? दो हाउसेज हैं, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं अलग 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 पार्टी के। इनको क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। जो हमारी सरकार बनती है, जो हमारी सरकार बनती है वो हम इन्हीं में से तो चुनते हैं। इधर से कुछ मेंबर चुन लिए, इधर से कुछ मेंबर चुन लिए, बेसिकली तो लोकसभा से चुन लिए, और ये हमारी गवर्नमेंट होगी जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, है ना? तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि हमारी जो सरकार होती है ना वो हम पार्लियामेंट में से ही चुनते हैं। इसके बरक्स, इसके उल्टे एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट चुना जाता है और आप अपने मंत्री नहीं चुन सकते। जैसे हम इसमें देखो, नितिन गडकरी को भी हमने चुना होगा, जो ऑनरेबल हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ऑनरेबल, उनको भी हमने चुना होगा, जो हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर है उनको भी हमने कहीं ना कहीं से वोट देके चुना होगा, है ना? एमपी तो बनाया होगा पहले। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, वो सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट चुना जाता है, फिर वो सब लोगों को मंत्री बना देता है अपनी मर्जी से। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरीके के हेड्स होते हैं। एक होता है रियल हेड, जिसको बोला जाता है डी फैक्टो, और एक होता है नॉमिनल हेड, जिसको बोला जाता है डी जूरे, है ना? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक होता है रियल हेड, जिसको बोलते हैं डी फैक्टो, और एक होता है नॉमिनल हेड, इनको बोला जाता है डी जूरे। अब डी फैक्टो जो रियल हेड होता है किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है? और प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं, नाम के हेड होते हैं, है ना? अब जो प्रेसिडेंशियल, ये बात ध्यान से सुन लेना, वैसे इतना इजी एमसीक्यू आना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी सुन लो, ये बहुत इजी पॉइंट है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एक ही प्रेसिडेंट होता है बस, जैसे यूएसए में, वही सब लोग को चुन लेता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जो हमारे, ये देखो क्या लिखा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लिखा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये कुछ नहीं बता रहा है, मैं यही वाली बात जो अभी आपको बताई थी, मैंने कहा था ना कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमने सरकार चुनी, सरकार मतलब मंत्री, मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना? जो मैंने अभी सरकार चुनी, सरकार कौन होती है? सरकार मंत्री तो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये लोग तो मंत्री होते हैं। ये मैंने कहाँ से चुने? ये मैंने लोकसभा और राज्यसभा से ही तो निकाले, लेजिस्लेचर में से ही तो निकाले। लेजिस्लेचर कौन? जो लोग कानून बनाते हैं, ये तो पता है ना, तीन तीन ऑर्गन्स हैं डेमोक्रेसी के, तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो अगर कोई कानून टूटता है तो उसके केस में देखती है कि कानून टूटा है नहीं टूटा है। और फोर्थ पिलर जिसको हम बोलते हैं वो है हमारी मीडिया, ठीक है बॉस?
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब ये लोग लेजिस्लेचर है, कानून बनाने वाले लोग, इन्हीं में से हमने सरकार बना ली, एग्जीक्यूटिव बना लिए। कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल है? दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल कि अगर इन्होंने ठीक से काम नहीं करा इन लोगों ने, तो इनको लेजिस्लेचर हटा देगा, बोलेगा तुम आज से नहीं रहोगे मंत्री, हम नया मंत्री बना देंगे। जैसे अभी सपोज करो वो लीक हुआ है, आपका एक पेपर लीक हुआ है इसका नीट का, तो यहाँ पे कोई मंत्री होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेजिस्लेचर बोलेगा यार तुम हम में से ही तो गए हो, तुम यहीं से ही तो गए थे, यहाँ मंत्री बन गए थे आके, अब हम तुमको हटा रहे हैं, तुम हटो, नया मंत्री बनेगा। तो ये सारे के सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। यही यहाँ पे बात लिखी हुई है, ठीक है। ये वाली चीज इससे आगे बढ़ते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस पे आते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस वो हालत होते हैं जिसमें मतलब एबनॉर्मल, कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी कुछ स्पेशल पावर्स को यूज करके इमरजेंसी लगा देते हैं। अब तीन तरीके की इमरजेंसी होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कुल 3 बार लग चुकी है। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लग चुकी है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी हो या फिर स्टेट इमरजेंसी हो या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तीनों के तीनों प्रेसिडेंट लगाते हैं। नेशनल इमरजेंसी किस केस में लगती है? अगर हमारा वॉर हो जाए किसी कंट्री के साथ, अगर हमारा कोई आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, वॉर हो जाए, इस केस में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। क्या अपने दिल से लगा सकते हैं? नहीं। उनसे हमारी सरकार, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारी सरकार है, वो उनसे बोलेगी, रिटन में बोलेगी सर इमरजेंसी लगा दीजिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी लगा देंगे, ठीक। जो स्टेट इमरजेंसी होती है जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो एक स्टेट में लगती है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लगाते हैं। एक कंफ्यूजिंग बात है इसमें, वो ध्यान से सुनना। जो नेशनल इमरजेंसी है उसका क्राइटेरिया क्या है कि वॉर हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो नेशनल इमरजेंसी क्या पूरे इंडिया में लगेगी? नहीं। आप चाहें तो पूरे इंडिया में भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, या फिर आप उसके कुछ पार्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने मानो गुजरात में मैंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, तो क्या उसको स्टेट इमरजेंसी बोल दूंगा क्योंकि वो एक स्टेट में लगी? नहीं। नेशनल इमरजेंसी इज सेपरेट थिंग, नेशनल इमरजेंसी है वो, ठीक है। चाहे वो एक पार्ट में लगे, छोटी सी जगह में लगे, पूरे देश में लगे, उसका क्राइटेरिया अलग है लगाने का। उसमें लड़ाई झगड़ मतलब वॉर वगैरह के केसेस में लगती है नेशनल इमरजेंसी। कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। स्टेट इमरजेंसी लगती है एक पर्टिकुलर स्टेट में, वो उसके अलग अलग रीजन है कि स्टेट जो है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, बहुत सारी रीजन से, मत जाओ उसको, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है जब देश की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो जाती है दैट द कंट्री इज नॉट एबल टू पे द लाइबिलिटीज, जो कंट्री के ऊपर लाइबिलिटीज है, कंट्री वो पे नहीं कर पा रही, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। तीनों की तीनों इमरजेंसीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लगाते हैं। आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी किस केस में लगती है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 356 बात करता है इमरजेंसी अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? कहीं नहीं लिखा हुआ है, मतलब अगर स्टेट में हालत खराब हो जाते हैं, दंगे बंगे हो जाते हैं, आप उसी को मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। आर्टिकल 360 जो है भाई, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देश की खराब हो जाए। हमारे पास नेशनल इमरजेंसी टोटल, आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी टोटल 3 बार लग चुकी है। स्टेट इमरजेंसी पता नहीं कितनी बार लगी है, आपको उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं, ये पूछ सकता है अगर पूछा तो। और फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं लगी है, नेवर, नेवर, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। सो फार सो गुड। चलो अब आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टॉपिक पे। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं, भारत के हेड है वो, नॉमिनल हेड है। अभी हमने ये भी पढ़ा कैसे हेड है, नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड बोले तो नाम के हेड, मैंने आपको बताया, याद करने की ट्रिक है। डी जूरे बोला जाता है। क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 35 साल की होनी चाहिए और आप लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। 35 साल की एज होने के बाद लगभग इंडिया का हर सिटीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए एलिजिबल होता है। ओथ, इनको शपथ कौन दिलवाता है? इनको शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज दिलवाएंगे इनको, ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलवाते हैं। और कुछ बातें आप याद रखना, फॉर एग्जाम्पल क्या इनका टर्म 5 साल का होता है?
ठीक है, 5 साल का टर्म होता है, इनको हटाया जा सकता है, यस इम्पीच करा जा सकता है, हटाने को बोलते हैं इम्पीच करना। क्या क्राइटेरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उन्होंने वायलेशन करा, ऐसा और कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या आज तक इंडिया का कोई भी प्रेसिडेंट हटा है? नहीं, इंडिया का आज तक कोई भी प्रेसिडेंट नहीं इम्पीच हुआ है। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर देते हैं, इस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम 6 महीने तक बन सकते हैं। कभी कभी बच्चों के दिमाग में वाला सवाल आता है कि सर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तब कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है ना, तो कौन बनेगा? प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ। ठीक है, ऐसा एक बार हो चुका है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उस वक्त में प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या प्रेसिडेंट ने, हाँ डेथ हो गई थी, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था, वो सॉरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, अब इनकी कुछ पावर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको ऐसे पढ़ा देता हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट और गवर्नर को साथ में पढ़ लेते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ में पढ़ लिए जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे हम उनको जज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं हम गवर्नर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सब सारी चीजें याद। ठीक है, क्या है, जैसे क्राइटेरिया, आपने एज का क्राइटेरिया देखा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी 35 ईयर्स ओल्ड है, गवर्नर के लिए भी 35 ईयर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं कंट्री के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। देखो जैसे ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, मेरी बात सुन लो, सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट की पावर होती है, स्टेट लेवल पे वो गवर्नर की पावर होती है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, और एज का हो गया, टेन्योर, इनका टेन्योर कितना होता है बॉस? प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर्स होता है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। वैसे तो 5 ईयर्स है, वैसे तो 5 ईयर्स है, बट नॉट फिक्स्ड। जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको चाहे हटा सकते हैं, नॉट फिक्स, एज पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का दिल है तब तक आप रहो। ठीक, दूसरी चीज, मतलब अब आ गई 1 2 3। हाँ, इलेक्शन का क्या सीन है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, यस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड है, यस पहले तो, सबसे पहले तो इलेक्टेड है, बिल्कुल ठीक बात। कौन कौन वोट करता है इन्हें? इनको वोट करते हैं। क्या आपने कभी प्रेसिडेंट वोट करा है? क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग इनको वोट करते हैं। ठीक है, सारे स्टेट्स की इलेक्ट, स्टेट और दिल्ली की और पौंडीचेरी। ध्यान से सुनो, मेरी बात कंफ्यूजिंग हो सकती है, ध्यान से सुनना। कौन इलेक्ट करता है इनको? सारे इलेक्टेड मेंबर्स। कहाँ कहाँ के सारे इलेक्टेड मेंबर? लोकसभा के सारे इलेक्टेड। क्यों बोल रहा हूँ इलेक्टेड? क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल द स्टेट असेंबलीज, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, सब, प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी 2 यूनियन टेरिटरी है, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली, सब मिलकर वोट करते हैं। क्या ये इलेक्टेड होते हैं? बिल्कुल नहीं होते इलेक्टेड। ये सारे इमरजेंसी ये लगाते हैं, ये कोई इमरजेंसी से लगाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर मतलब माफ करना। अब ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन कर सकते हैं इवन द डेथ सेंटेंस। अगर आपको सजाए मौत भी हो गई,
अगर आपको सजाए मौत भी हो गई तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको माफ कर सकते हैं। गवर्नर आपको बिल्कुल पार्डन कर सकते हैं सारे मुकदमों में, चोरी चकारी, सजाए मौत, मतलब आपको कोई भी बेसिकली आपको सजा मिली हो, गवर्नर आपकी सजा माफ कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ पार्डन। आपकी सजाए मौत को माफ नहीं कर सकते, डेथ पार्डन नहीं कर सकते आपको, बाकी सारी चीजें से। ठीक है, जो रोल इनका नेशनल लेवल पे होता है, कोई भी कानून कानून नहीं बनेगा नेशनल लेवल पे जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपने साइन नहीं कर देंगे। कोई भी कानून कानून नहीं बनेगा स्टेट लेवल पे जब तक स्टेट का गवर्नर उस पर साइन नहीं कर देता। ठीक, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये सारी पावर्स लिखी है ऐसे इसकी। ठीक है, सेम गवर्नर आ गया, गवर्नर 35 ईयर्स ओनली, मैंने एक साथ ही पढ़ा दिया। ठीक है, नो डेथ पार्डन लिखा हुआ है यहाँ पे, नो डेथ पार्डन। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके बारे में कुछ खास बात ये है कि इनको इलेक्ट कौन करता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इलेक्ट करते थे। इनको भाई सिर्फ दोनों हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलके इनको इलेक्ट कर। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 साल के होने चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए था, ये राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ओथ इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर ये रिजाइन करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करके जाते हैं। 5 साल का टर्म होता है। क्या दोबारा आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो ये वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट भी करते हैं। एक और खास बात है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, दैट ही इज बाय डिफॉल्ट, ध्यान से सुनो, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, ये बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। देखो भाई, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, गवर्नर वाले के अंदर में लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। अपॉइंटमेंट जो है साहब, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। ध्यान से सुनना, प्राइम मिनिस्टर प्लस जितने भी मंत्री हैं सबको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर प्लस जितने मंत्री हैं स्टेट लेवल पे सबको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। सेंट्रल लेवल के पे प्राइम मिनिस्टर प्लस सारे मंत्रियों को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और सारे मंत्रियों को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। ठीक, ये वाली बात हो गई खत्म। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बतानी थी। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात और सुन लो, देयर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड एनी मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का, ध्यान से सुनो, प्राइम मिनिस्टर हो गए, बाकी के मिनिस्टर हो गए, या फिर आपकी लोकसभा हो गई, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। देयर इज नो फिक्स टेन्योर। मैक्सिमम टेन्योर है इनका 5 साल, मैक्सिमम ये 5 साल तक रह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 5 साल तक रहे ही रहे। देयर इज नो फिक्स टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर और लोकसभा, दे आर ऑन दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब भी चाहे, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तब प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं, मंत्री को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं, और लोकसभा की पूरी लोकसभा खत्म कर सकते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन करते क्यों नहीं है? क्योंकि हंसी की बात यह है कि ये काम तब तक नहीं करेंगे जब तक खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको बोलेंगे नहीं ये काम करने के लिए। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद ही बोलेगा कि प्रधानमंत्री को हटाओ, मंत्री को हटाओ, लोकसभा को हटाओ, तो क्यों बोलेगा? खुद को हटवाने के लिए क्यों बोलेगा मिनिस्टर? नहीं बोलेगा। लेकिन पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की है। अब आप बोलोगे सर पावर तो इनकी है, इनकी पावर नहीं है। ही इज द स्टीयरिंग, पावर इसी की है गाड़ी को मोड़ने की। अब स्टीयरिंग कौन किधर मोड़े वो मंत्री के हाथ में है, लेकिन प्रेसिडेंट इज द स्टीयरिंग। ठीक, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएगी बात लोकसभा राज्यसभा की।
अब बात आएगी लोकसभा की राज्यसभा की बात। अब मैं देख लेता हूँ कितना बचा है हमारा लोकसभा राज्यसभा, ये तो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। जुडिशरी जल्दी खत्म हो जाएगा, आधा घंटे में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। हमारे दो हाउसेज हैं, ठीक है। इसको भी एक काम करते हैं भाई, यहीं पे लिख लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं जैसे उस केस में बनाया था। तो दोनों हाउसेज पढ़ने ही है तो ठीक है। देखते हैं बॉस क्या क्राइटेरिया लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा जनरली अगर देखा जाए तो लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस। ये सिर्फ कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अपर लोअर है। इनफैक्ट जो लोअर है वो ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा राज्यसभा एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज होनी चाहिए 25 साल, और इसमें आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, ठीक है। इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो जो हाउस को चलाता है, जो लोकसभा को चलाता है, इसमें बोला जाता है स्पीकर। स्पीकर आपस में इलेक्ट होता है, लोकसभा के मेंबर्स आपस में ही इलेक्ट कर लेते हैं स्पीकर को। ये जो होता है इसको इनके इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चेयरमैन बोला जाता है। ये बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ टोटल कितनी है देख लेते हैं। पहले 552 थी, अब नहीं है, अब 550 है। दो मेंबर हुआ करते थे एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के, उनको हटा दिया गया है। यहाँ पे 250 है स्ट्रेंथ, जिसमें से 238 तो आपके इलेक्टेड हैं, ठीक है। और बाकी के 12 नॉमिनेटेड हैं। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में कोई काम करा है। टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो भाई मैंने अभी आपको बताया नो फिक्स टेन्योर, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है इनका। हाँ बस इतना है कि मैक्सिमम 5 साल का टेन्योर है। इसमें परमानेंट हाउस है, इसका कोई टेन्योर नहीं है, जिससे परमानेंट हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता है। बस मेंबर्स का वो है टेन्योर, मेंबर्स का टेन्योर है कि मेंबर्स 6 साल बाद रिटायर हो जाए। तो बेसिकली होता क्या है, हर हर 2 साल में, एवरी टू ईयर्स हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। समझाऊंगा मैं ये क्या है, पहले इसको पढ़ो, इतना पढ़ो। परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। मेंबर्स का टेन्योर है 6 साल, हर 6 साल में मेंबर मेंबर नया आता है, लेकिन एक साथ खाली नहीं करवाते हैं। जैसे ऐसे मानो 6 मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 साल बाद ये दो चले जाएंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ ऐसा मानो 2 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे, ये 2 साल बाद रिटायर हो गए, चले गए। इनकी जगह नए मेंबर आते हैं। अब उसके बाद नहीं, मैं ये ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, मैं तुमको सही से ही लिख के समझ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्स है, ठीक है। होता क्या है, ये दो लोग रिटायर हो जाते हैं पहले, तो उसकी जगह नए 2 मेंबर्स आ जाते हैं। नए मैंने येलो से बनाए, ठीक है, नए 2 मेंबर्स आ जाते हैं। अब 2 साल बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे, इनकी जगह नए 2 मेंबर्स आ जाएंगे। फिर 2 साल बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे, इनकी जगह नंबर हो जाएंगे। तो 2 साल 2 साल 2 साल 6 साल हो गए, फिर इनका नंबर आएगा, फिर ये चले जाएंगे। अब यहाँ पे नए मेंबर आ गए, तो अब इन्हें कितने साल हो गए बने हुए? 6 साल। तो ये भी चले जाएंगे, इनकी जगह दो नए मेंबर आ जाएंगे। अब इन्हें कितने साल हो गए? 6 साल। तो ये आ जाएंगे दो, ठीक है। फिर साइकिल घूमेगी, फिर ये खत्म हो जाएंगे, फिर इनकी जगह दो आ जाएंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, परमानेंटली हाउस डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। एज लिमिट देख ली हमने, मैक्सिमम स्ट्रेंथ देख ली, मिनिमम स्ट्रेंथ देख ली, ठीक है। देखो अब इसमें देखो,
स्पीकर होता है जो हमारे पहले थे स्पीकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर साहब हमारे पहले स्पीकर थे लोकसभा के। एम ए अयंगर वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर। जैसे एक स्पीकर होता है वैसे ही एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है। डॉक्टर बलराम झाकर जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर रहे हैं लोकसभा के। मीरा कुमार हमारी फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी है लोकसभा की, मैंने आपको बात बता दी। अब यहाँ पे कुछ बिल्स लिखे हुए हैं, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मेरे ख्याल से इसमें हम लोगों को घुसना नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा, है ना। जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो। चलो, अगर समझ में आ जाए तो नॉर्मल बिल देखते हैं, ऑर्डिनरी बिल। अगर ये आपको समझ में ना आए, बिल क्या होता है? बिल एक प्रस्ताव होता है, एक प्रपोजल। अगर बिल पास हो जाए, अगर बिल पास हो जाए तो एक्ट बन जाता है। अब नॉर्मल बिल में क्या होता है? आप मान के चलो आपने पहले लोकसभा में बिल लेकर आया और यहाँ से पास हो गया, बिल जाएगा राज्यसभा में, सेकंड सेकंड हाउस में गया, या पहले इधर ले आओ इधर ले आओ, दोनों में से एक ही बात है, किसी में भी ले आओ, यहाँ से भी पास हो गया, चला जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे साइन कर, ठीक। ये लॉ, ये बिल अब क्या बन गया? ये बिल बन गया एक्ट। अब इसमें कुछ गड़बड़ करके देख, गड़बड़ क्या हो सकती है? सपोज करो लोकसभा ने पास करके राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा ने कहा हमें इसमें ये चीज पसंद नहीं आ रही, ये ठीक कर दो। उसने कहा हम ठीक नहीं करेंगे, वापस ले लो। उसने कहा यार ये चीज ठीक कर दो ना, कहा हम ठीक नहीं करेंगे, ठीक कर दो। अभी घूमता रहेगा बिल यही, तो एक डेडलॉक क्रिएट हो गया। इस केस में क्या होगा? बिल तो ऐसे ही घूमता रहेगा, कुछ रिजल्ट तो निकलेगा। इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे कि यार आप लोग ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो, आप एक काम, आप इधर बिल भेज रहे हो फिर वो इधर बिल भेज रहे हैं, दिक्कत हो रही है, इससे अच्छा एक काम करते हैं, आप दोनों मिलके ज्वाइंट सेटिंग कर लो, एक ज्वाइंट सेटिंग कर लो, और उसमें जो रिजल्ट निकले, मान लेना ज्वाइंट सेटिंग। अब देखो लोकसभा में मेंबर ज्यादा किसमें होते हैं? इनके पास 550 मेंबर की है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इनके पास 250 मेंबर की है। ज्यादा किसमें? इनके पास। चलेगी किसकी? लोकसभा की। ज्वाइंट सेटिंग करेंगे, ज्वाइंट सेटिंग में जो लोकसभा कहेगी हाँ कहेगी, लोकसभा हाँ कहेगी, पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट पास पहुंच, ठीक। अब हो सकता है प्रेसिडेंट इस पे साइन कर दें, ठीक है, प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं इस पे? या तो साइन कर दें, उसी दिन लॉ बन जाएगा, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट इसको रिटर्न कर सकते हैं कि भाई एक बार और सोच लो, मुझे इसमें कमी लग रही है कुछ। गलती से प्रेसिडेंट ने एक बार और सोचने के लिए भेज दिया और इन्होंने फिर वापस कर दिया कि नहीं नहीं सर बिल्कुल ठीक है, अब तो मैंडेटरी है साइन करना, अब तो साइन करना ही करना पड़ेगा सर। पहले केस में क्या था? या तो रिजेक्ट रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, या तो साइन कर दो या रिटर्न कर दो। और अगर वापस भेज दिया तो फिर और उन्होंने दोबारा आपके पास भेज दिया तो पक्का साइन करना ही करना। एक काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। जब पहली बार प्रेसिडेंट के पास बिल आया तब प्रेसिडेंट इसको अपनी जेब में रख ले, कोई बोले साइन करेंगे सर, बोले हाँ हाँ करेंगे करेंगे। कब करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं लिखा कब करेंगे, कर देंगे, तो पॉकेट में रखे रखे बिल खराब सड़ जाता है, ठीक है, कुछ नहीं, ये तो ऑर्डिनरी बिल हो गया। एक होता है बॉस मनी बिल। मनी बिल वो होता है जिसमें पैसे से रिलेटेड बात हो रही होती है, आपके लिए इतना ही समझना अभी जरूरी है, ठीक है। मनी बिल में क्या होता है? ये लोकसभा वही राज्यसभा। मनी बिल में क्या होता है? मनी बिल तब तक नहीं आ सकता जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना बोले कि मनी बिल लेकर आओ, ठीक है। पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, प्रेसिडेंट बोलते हैं मनी बिल लेकर आओ। और क्योंकि अच्छा, क्योंकि लोकसभा जो है हमारा, ये मैं यहाँ पे बताना भूल गया, एक मिनट इसको लिख लो। लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली जनता वोट करती है लोकसभा को। राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा में जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती है, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। तो क्योंकि क्योंकि राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इसके पास उतनी पावर नहीं है पैसों के मसले में जितनी पावर लोकसभा के पास है पैसों के मसले में, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड है। तो जो मनी बिल है इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। लोकसभा से पास हो गया, जाएगा राज्यसभा में, क्या राज्यसभा इसको रिजेक्ट कर सकती है, वापस भेज? कुछ भी नहीं कर सकती, बेचारी राज्यसभा इसको सिर्फ 30 दिन तक डिले कर सकती है।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक फैक्ट, क्योंकि मेरे कभी कभी फैक्ट बहुत कर रहे गलत हो जाते हैं। जो कि गलत हो ही जाता है। अभी फिर कहते हैं कि सर ने गलत बता दिया, क्योंकि सर ने गलत बताया था। 14 डेज। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक इस बिल को रोक सकती है, डिस्कस कर सकती है, इस बिल को गालियां दे दे, पास कर दे, कुछ भी कर दे, इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। 14 दिन बाद ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने पास कर दिया। तो सर फिर भेज क्यों रहे हो राज्यसभा, जब राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है? क्योंकि बॉस, ये पहली बात तो ये प्रोसीजर है। दूसरी बार ये भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। अगर सपोज करो कोई बिल ऐसा हुआ जो बुरा हुआ, लोकसभा ने इससे तो पास करा लिया आपने, राज्यसभा वालों ने लोग, क्योंकि लोकसभा में सपोज करो इस वक्त बीजेपी की मेजोरिटी है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने इसको लोकसभा से पास करा लिया, राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है, तो यहाँ पे कम से कम क्रिटिसिज्म तो होगा। लोग डिस्कस तो करेंगे इस बिल की कमियां, खामियां, बुराइयां तो बताएंगे, जनता को तो पता लगेगी। 14 दिन तक ये सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, 14 दिन के बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा, प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन कर देंगे फट से। ठीक है, तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा हैज नो पावर, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब इस पे साइन कर सकते हैं, साइन कर देंगे चुपचाप। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की बात कर रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है। अगेन लोकसभा, राज्यसभा, ये भी नॉर्मल है कि आप इसे लोकसभा में भी ला सकते हो, आप इसे राज्यसभा में भी ला सकते हो। पहले इससे पास करवा लो, इससे पास करवा लो, इससे पास करवा लो, इससे पास करवा लो, फिर भेज दो प्रेसिडेंट के पास। बस एक चीज है, प्रेसिडेंट कैन ओनली साइन। प्रेसिडेंट इसको ना वापस भेज सकता है, ना रिजेक्ट कर सकता है, ना पॉकेट में डाल सकता है। मैंडेटरीली इसको साइन करना है, मैंडेट है इसका कि प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की खास बात यह है कि आप उसे कहीं भी किसी भी हाउस में ले आओ, दोनों हाउस बराबर है, दोनों से पास करा लो, लेकिन जब पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट को फिर 100% साइन ही साइन करना है उस पर। ना ही पॉकेट में रख सकता है, ना ही वापस भेज सकता है, ना ही रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट तो खैर इंडिया में कर ही नहीं सकता। तो ये थे तीनों बिल। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बिल ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी बिल है कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। रट लो इसको, ठीक है। ये हमको नहीं पढ़ना लेजिस्लेटिव असेंबली, अब पढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा 1935 में वैसे बना था, लेकिन आजादी के बाद इनॉग्रेट हुआ जनवरी 28, 1950। अभी करंटली 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 34 कैसे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी 33 अदर जजेस हैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है भाई साहब? क्राइटेरिया ये है कि पहले क्वालिफिकेशन देख लो कि अगर आपको कल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का दिल करे तो कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, ये वाला क्राइटेरिया देख लो। पहली बात तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा क्राइटेरिया, या तो आप किसी न किसी हाई कोर्ट में 5 साल के जज रहे हो, या फिर आप किसी न किसी हाई कोर्ट में 10 साल के वकील रहे हो। सिटीजन ऑफ इंडिया है, या तो आप किसी हाई कोर्ट में 5 साल के जज रहे हो, या फिर आप किसी हाई कोर्ट में 10 साल के वकील रहे हो, तब आप बन सकते हैं। ठीक है, कोई मिनिमम एज प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। आप 25 साल की उम्र को बस आप क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी लॉ पास करो, 10 साल का एक्सपीरियंस लो और फट से पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट का जज बनने। तो सर ऐसे सब क्यों नहीं बनते हैं? सब इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है बता देता हूँ, जल्दी से सुन लो। एक बॉडी है जिस बॉडी का नाम है कोलिजियम। कोलिजियम क्या है साहब? कोलिजियम में सीनियर मोस्ट 5 जज बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 5 जज बैठते हैं। ये 5 जज पूरे देश पे नजर रखते हैं कि देश में कौन अच्छा वकील है, कौन अच्छा जज चल रहा है, पूरे देश पे नजर रखते हैं। अब ये लोग क्या बोलते हैं, सपोज करो इन्हें नजर आया कि ये एक अच्छा यहाँ पे पर्सन ये है, ये एलिजिबल है और ये अच्छा इंसान है, जज बन सकता है, तो ये उसको उठा के यही कोलिजियम इस पर्सन वन को हाई कोर्ट का भी जज बना सकता है, इस पर्सन वन को सुप्रीम कोर्ट का भी जज बना सकता है। इस पर्सन वन को इस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, हाई कोर्ट 1 से हाई कोर्ट 2 में ट्रांसफर करना है, ये भी यही करेगा। कोलिजियम पूरे देश पे नजर बना के रखता है, तो इस हाई कोर्ट का कौन जज बनेगा ये भी कोलिजियम डिसाइड करेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा ये भी कोलिजियम डिसाइड करेगा, इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट में किसी का ट्रांसफर होना है ये भी कोलिजियम ही डिसाइड करेगा। दीज आर टॉप मोस्ट 5 जज।
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी एग्जाम नहीं है, देयर इज नो एग्जाम, समझे? देयर इज नो एग्जाम। पर्सन वन जो है इसको यही बना सकते हैं बस, और बस ये एलिजिबल होना चाहिए। तो अब तभी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि काफी नेपोटिज्म देखा जाता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे, ठीक है। टेन्योर 65 साल की एज तक रहते हैं, उसके बाद रिटायर होते हैं। रिमूवल ऑफ जज पे मत जाओ अभी, पहले देखो एच जे कानिया हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। के के कोका सुब्र सॉरी कोका सुब्बा राव शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है चीफ जस्टिस के। वाई वी चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ के फादर थे, वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे। लॉन्गेस्ट सर्विंग कैसे रहे होंगे? देखो 65 साल रिटायरमेंट एज है, आप 60 साल में बन जाओ, 5 साल जज रह लो। आप 64 ईयर में बन पाओगे, 1 साल जज रह पाओगे, है ना। जस्टिस फातिमा बीबी वाज द फर्स्ट वुमेन जज। एक बड़े इत्तेफाक की बात यह है कि जो हमारे अभी एक बी आर गवई करके, बी आर गवई साहब जो हमारे जज बने सुप्रीम कोर्ट के, बी आर गवई, ये पहले बुद्धिस्ट सीजीआई बने, फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजीआई, ठीक है। और इंडिया में अभी तक कोई भी नो फीमेल हैज बीन सीजीआई, कोई भी औरत अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। अब फ्यूचर में बनने वाली है, मैं नाम बताता हूँ आपका, एक सेकंड, नाम मुझे नाम थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। बनने वाली है जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना। प्रोबेबली अगर सब ठीक रहता है तो शी विल बी द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी तक कोई फीमेल नहीं बना है, बाकी आपने फैक्ट्स वहां पे पढ़ लिए, ठीक है। अब हाई कोर्ट का जज बनने का क्या क्राइटेरिया है वो भी आप पढ़ लीजिए, सेम ही है, ज़्यादातर सारी चीज़ें सेम है, एक बार पढ़ लो। हाई कोर्ट इंडिया में 1862 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में, फिर थोड़े दिन बाद इलाहाबाद में भी हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है? जज सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या तो ये 10 साल तक वकील रहे हो हाई कोर्ट के, या फिर 10 साल तक पूरे इंडिया में इन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस संभाला हो, मतलब कोई भी जुडिशरी का ऑफिस संभाला हो, मतलब जज रहे हो इंडिया में 10 साल में। इनका टेन्योर 62 ईयर्स का है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज का टेन्योर था वो 65 ईयर्स का था, इनका 62 साल का है, ठीक है। ठीक है, रिमूव करने का तरीका वही है जो पहले था, रिमूवल बहुत मुश्किल से होता है, ध्यान रखना। आज तक इंडिया का कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज इम्पीच मतलब रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। पंचायत, ये वाला मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा, ये आप खुद पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं पंचायत में, एक पेज है, इसके बाद और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। शेड्यूल मतलब हमने कुछ लिस्ट बना के रखी हुई जिसमें हमने चीजें लिखी हैं। फर्स्ट शेड्यूल में हमने लिखा है सारी स्टेट्स और टेरिटरीज के नाम, है ना। इसी तरीके से सेकंड शेड्यूल में हमने सबके एमोलुमेंट्स एंड सैलरीज लिख दी है। थर्ड शेड्यूल में हमने सबकी ओथ, कौन इंसान कैसी शपथ लेगा, अफर्मेशन एंड ओथ लिख दिया है। उसके बाद फोर्थ में हमने राज्यसभा की सीट्स लिख दी है, किस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट्स होंगी। फिर उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स के नाम लिख दिए। सिक्स शेड्यूल में भी वही लिखा है। सेवन शेड्यूल में हमने लिख दिया है यूनियन और टेरिटरीज की पावर कैसे डिवाइडेड है। एट शेड्यूल में हमने लैंग्वेजेस लिखी है, पढ़ लो इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि 12 है, टोटल 12 शेड्यूल है। जो इंपॉर्टेंट है उन पर मैं टिक करवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 11th, 12th ये इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 11th, 12th ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लो। अब इस क्लास के बाद जो लोग ये क्लास देख रहे हैं, इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को अपलोड होने के बाद ये वाले नोट्स भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, इनको आप देख लेना। देखो आई नो आप लोगों का पेपर संडे में है और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि सर हमको इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ये बताओ कि आप लोग इतना डाइजेस्ट कर पाओगे, इतना सारा आप डाइजेस्ट कर पाओगे क्या? अगर आपको लगता है कि आप डाइजेस्ट कर लोगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम पे चैनल है GS 2026 बाय सबूर अहमद, ठीक है। इस पे आपको बाकी पुराने मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह की भी फाइल्स मिल जाएंगी, सारी फाइल्स मिल जाएंगी आप लोगों को।
ये टेलीग्राम चैनल चाहो तो स्कैन कर लो, या कैसे भी आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो सॉरी ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको बता देना, बाकी मैं ये सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहा हूँ, वीडियो 10 मिनट में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।